भारत की औद्योगिक रफ्तार की असलियत क्या है? जो नए आंकड़े आए हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन कह सकते हैं कि एक मिली-जुली तस्वीर दिखा रहे हैं। तो आज हम इसी की परतें खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत असल में कैसी चल रही है। द हिंदू अखबार के संपादकीय विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए इन आंकड़ों में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और जानते हैं कि जो हेडलाइन में बड़े बड़े नंबर्स दिख रहे हैं उनके पीछे की असली कहानी क्या है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत की जो औद्योगिक रिकवरी हमें दिख रही है वो वाकई में मजबूत है, या फिर सतह के नीचे कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जिन्हें हम शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं। चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले दावाइद एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए थोड़ा जूम आउट करना जरूरी होता है ना? तो यहां हम शुरुआत करेंगे वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीनों के आंकड़ों से। तो देखिए, पहली छमाही का जो आंकड़ा है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। अप्रैल से लेकर सितंबर तक हमारी औद्योगिक विकास दर सिर्फ 3% पर रही। अब ये जानना जरूरी है कि ये पिछले 5 सालों में सबसे धीमी रफ्तार है और बस यहीं से असल चिंता शुरू होती है। लेकिन देखिए, पूरी कहानी सिर्फ इस एक आंकड़े में नहीं है। अगर हम थोड़ा और जूम इन करें और तिमाही आंकड़ों को देखें तो तस्वीर थोड़ी बेहतर और ज्यादा उम्मीद भरी नजर आती है। दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के बीच विकास दर उछलकर 4.1% पर पहुंच गई। अब ये न सिर्फ पहली छमाही के 3% की औसत से बेहतर है, बल्कि ये एक मजबूत वापसी का संकेत भी देता है। जब हम दोनों तिमाहियों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो ये सुधार और भी साफ दिखता है। पहली तिमाही में जहां हम सिर्फ 2% पर थे, वहीं दूसरी तिमाही में ये आंकड़ा बढ़कर 4.1% हो गया। तो ये एक काफी बड़ा उछाल है और पहली नजर में तो यही लगता है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। और इस सुधार का जो मुख्य हीरो रहा है वो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दूसरी तिमाही में इसने 4.9% की ग्रोथ दिखाई है, जो दिसंबर 2023 के बाद से सबसे तेज है। सतह पर तो ये बहुत अच्छी खबर लगती है ना? लेकिन जैसा हमने शुरू में सवाल उठाया था, क्या ये चमक असली है? अब हम इन आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे, क्योंकि यहीं पर कुछ चिंताजनक ट्रेंड्स यानी प्रवृत्तियां छिपी हुई हैं। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी ना दो अलग-अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ है कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स, मतलब जहां पैसा और मशीनें ज्यादा लगती हैं, जैसे मेटल्स और मिनरल्स, ये तो तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हैं लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, यानी वो सेक्टर जहां सबसे ज्यादा लोगों को काम मिलता है, जैसे कपड़े बनाना या चमड़े का सामान। और चिंता की बात यह है कि ये सेक्टर असल में सिकुड़ रहे हैं। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि भले ही औद्योगिक विकास दिख रहा हो, लेकिन ये वो वाला विकास नहीं है जो बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा करे। जब लेबर इंटेंसिव सेक्टर, जहां ज्यादा लोग काम करते हैं, वो संघर्ष करते हैं, तो इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ता है। और ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और नौकरियों की यही कमी हमें एक और बड़ी समस्या तक ले आती है, और वो है बाजार में डिमांड यानी मांग की सुस्ती। देखिए, सीधी सी बात है, अगर लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा तो वो खर्च कैसे करेंगे? जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। पिछली 6 तिमाहियों से, मतलब कि पूरे 1.5 साल से, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों, जिन्हें हम कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स कहते हैं, उनका उत्पादन लगातार घट रहा है। यह साफ बताता है कि मांग की कमी कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि एक गहरी और लगातार बनी रहने वाली समस्या है। जैसा कि ये संपादकीय भी कहता है कि ये जो सुस्त मांग है, ये एक ऐसी पहेली है जिसे हमारे पॉलिसी मेकर्स लंबे समय से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक लगातार बनी रहने वाली चुनौती है। तो अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? इस मुश्किल चक्र को आखिर तोड़ा कैसे जाए? ये विश्लेषण एक बहुत ही बुनियादी, एक फंडामेंटल समाधान की ओर इशारा करता है। अंत में बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। डिमांड को बढ़ाने का सबसे स्थायी और असली तरीका यही है कि लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आए, और यह तभी हो सकता है जब अच्छी नौकरियां पैदा हों। यही अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का मूल मंत्र है। तो हम आज इस सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं, हम ऐसा रोजगार समृद्ध विकास कैसे हासिल करें जब हमारी रिकवरी को वो सेक्टर चला रहे हैं जो मशीनें ज्यादा और इंसान कम इस्तेमाल करते हैं? तो फिर बड़े पैमाने पर नौकरियां आएंगी कहां से? ये आज भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और इस पर सोचना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब आते हैं हमारे आज के दूसरे संपादकीय विषय पर,
ये मुद्दा जुड़ा है केंद्र और राज्यों के रिश्तों से। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक शिक्षा नीति केंद्र और राज्यों के बीच इतने बड़े टकराव की वजह बन गई, और सबसे जरूरी बात, इसका हमारे फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे पर क्या असर पड़ता है। अच्छा, तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक पहेली से। सोचिए, एक राज्य है केरल, और ये राज्य केंद्र सरकार की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है यानी NEP 2020, उसका हमेशा से खुलकर विरोध करता आया है। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो सबको चौंका देता है। पिछले ही हफ्ते केरल सरकार उसी पॉलिसी से जुड़ी एक सेंट्रल स्कीम को लागू करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन कर देती है। मतलब जिस चीज का वो विरोध कर रहे थे, उसी का एक हिस्सा अपनाने को तैयार हो गए। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये अचानक यू टर्न क्यों लिया गया? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? और उससे भी दिलचस्प बात यह कि ये फैसला इतने कम समय तक ही क्यों टिका? बस कुछ ही दिनों में इसे वापस भी ले लिया गया। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि चौंकाने वाली सहमति आखिर थी क्या, और कैसे इस एक फैसले ने एक बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया। हुआ ये कि केरल सरकार ने केंद्र की एक योजना है प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, जिसे शॉर्ट में PMSHRI कहते हैं, उसमें शामिल होने के लिए एक MOU मतलब एक सहमति पत्र साइन कर दिया। अब ये बात इतनी हैरान करने वाली इसलिए थी क्योंकि जैसा हमने बताया, केरल हमेशा से NEP 2020 का आलोचक रहा है, और ये जो PMSHRI स्कीम है वो उसी NEP 2020 का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। अब इस पूरे टकराव को अगर ठीक से समझना है तो हमें कुछ चीज़ों को जानना होगा। कुछ पॉलिसीज़ हैं और कुछ संवैधानिक बातें भी हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये PM श्री स्कीम, NEP 2020 और ये कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, ये सब आखिर है क्या। देखिए, PM श्री जो है वो केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी और एम्बिशियस स्कीम है। इसका मकसद है कि देश भर के स्कूलों को अपग्रेड किया जाए, उन्हें एकदम मॉडल स्कूल की तरह बनाया जाए। और सबसे ज़रूरी बात, ये पूरी की पूरी स्कीम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ही सिद्धांतों पर टिकी हुई है। और इसका स्केल छोटा मोटा नहीं है। इस स्कीम के तहत पूरे देश में सोचिए करीब 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने का टारगेट है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अब जरा इसके संवैधानिक पहलू को भी समझ लेते हैं। हमारे संविधान में एक कॉन्करेंट लिस्ट है यानी समवर्ती सूची। स्कूल एजुकेशन इसी लिस्ट में आती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं। और बस टकराव की असली जड़ यही है, क्योंकि जब भी केंद्र कोई बड़ा कदम उठाता है तो राज्यों को लगता है कि ये उनकी स्वायत्तता, उनकी ऑटोनॉमी में दखलंदाजी है। और देखिए, इस विरोध में केरल अकेला नहीं है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ये राज्य भी NEP 2020 का विरोध इसी आधार पर करते आए हैं। उनका मानना है कि केंद्र शिक्षा के जरिए उनकी शक्तियों को छीनने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं दो अलग अलग पक्ष हैं। केंद्र कहता है कि हमारा मकसद तो बस एक नेशनल स्टैंडर्ड के तहत बढ़िया मॉडल स्कूल बनाना है। दूसरी तरफ राज्य कहते हैं कि यह हमारी ऑटोनॉमी पर सीधा हमला है। और सिर्फ यही नहीं, एक और बड़ी आपत्ति है। राज्यों को इस बात पर भी एतराज है कि सिलेबस में इंडियन नॉलेज सिस्टम को शामिल किया जा रहा है। उन्हें डर है कि कहीं इसके बहाने कोर्स में कोई अवैज्ञानिक या सांप्रदायिक बातें न डाल दी जाएं। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ विचारधारा या पॉलिसी की नहीं है। ये लड़ाई है फंड्स और ऑटोनॉमी के बीच की, मतलब पैसा बनाम स्वायत्तता। तो फिर सवाल वही, केरल ने अचानक हाँ क्यों कर दी? जवाब एक शब्द में है, पैसा। हुआ ये था कि केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा स्कीम के तहत केरल को जो फंड मिलता था उसे रोक रखा था, और शर्त ये रख दी गई कि अगर वो फंड चाहिए तो पहले PM श्री स्कीम को अपनाना होगा। और जब फंड रुकता है तो इसका असर सीधे जमीन पर दिखता है। राज्य में टीचर्स और दूसरे स्कूल स्टाफ की सैलरी तक रुक गई थी, उसमें देरी हो रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार पर कितना बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर रहा होगा। और यहीं पर आलोचक ये आरोप लगाते हैं कि केंद्र इस फाइनेंशियल प्रेशर का इस्तेमाल एक हथियार की तरह कर रहा है। जैसा कि इस कोर्ट में भी कहा गया है कि केंद्र जानबूझकर फेडरल फंड्स को रोक रहा है ताकि राज्यों पर NEP 2020 या PM श्री को मानने के लिए दबाव बनाया जा सके, उन्हें एक तरह से मजबूर किया जा सके। लेकिन केरल सरकार का यह फैसला ज्यादा दिन चल नहीं पाया। बहुत जल्द राज्य के अंदर से ही इस फैसले पर सवाल उठने लगे और सरकार को मजबूरन अपने कदम पीछे खींचने पड़े। और ये सब कुछ हुआ बहुत तेजी से।
देखिए हुआ क्या। पहले तो सरकार ने बिना कैबिनेट की मंजूरी के ही एमओयू साइन कर दिया। इसके फौरन बाद जो सत्ताधारी गठबंधन है, उसकी एक अहम सहयोगी पार्टी सीपीआई, उसने इसका जोरदार विरोध किया। बात बढ़ी तो बीच का रास्ता निकाला गया। तय हुआ कि ठीक है, एक कैबिनेट सब कमेटी बनेगी जो इस एमओयू की जांच करेगी, और जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक के लिए इस स्कीम को सस्पेंड कर दिया गया। अब ये जो पूरा किस्सा है, ये सिर्फ केरला की पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं है। ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर पर, यानी केंद्र और राज्यों के बीच जो पावर बैलेंस है, उस पर कुछ बहुत बड़े और बुनियादी सवाल खड़े करता है। और जैसा मैंने पहले कहा, ये कोई अकेला मामला नहीं है। तमिलनाडु के साथ भी लगभग ऐसा ही हुआ है, और जब उनके फंड्स रोके गए तो वो इस मामले को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। तो एक सवाल ये भी उठता है कि क्या केरल जैसे राज्य को वाकई में ऐसी किसी केंद्रीय योजना की ज़रूरत है? क्योंकि अगर आप देखें तो केरल ने एजुकेशन के मामले में पहले ही बहुत अच्छा काम किया है। वहाँ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो लगभग 100% है। बच्चे स्कूल नहीं छोड़ते, लर्निंग आउटकम्स भी देश में सबसे बेहतर हैं। तो ऐसे में केंद्र की जो ये वन साइज फिट्स ऑल वाली अप्रोच है, यानी एक ही नीति सब पर लागू कर दो, उस पर सवाल उठना तो लाजमी है। तो मुद्दा घूम फिर कर वहीं आ जाता है। बात यह है कि फेडरलिज्म में, यानी संघीय ढांचे में, राज्यों की जो स्वायत्तता है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि फंड्स के लिए उसकी सौदेबाजी कर ली जाए। जैसा कि ये कोर्ट भी कहता है कि फेडरलिज्म और स्टेट ऑटोनॉमी ये फंड्स के लिए कोई बार्गेनिंग पॉइंट नहीं हो सकते हैं। ये राज्यों का एक संवैधानिक हक है। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब केंद्र और राज्यों के बीच पॉलिसी को लेकर टकराव इस हद तक बढ़ जाएं, तो क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद को बचाने के लिए अब सिर्फ जुडिशरी यानी न्यायपालिका का ही दरवाजा बचा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत। क्या हो अगर किसी मंत्री को सिर्फ हिरासत में रहने की वजह से अपने पद से हटाया जा सके? आज हम एक ऐसे ही संशोधन प्रस्ताव को परत दर परत समझने वाले हैं जो भारत में पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के नियम शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। तो ये विधेयक कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये उस बुनियाद को ही बदलने का प्रस्ताव रखता है जिस पर कोई मंत्री सत्ता में बना रहता है। और इसके जो पहलू हैं, जैसा कि हम आगे देखेंगे, वो बेहद जरूरी और काफी कॉम्प्लेक्स हैं। इसका जो मूल विचार है ना, सुनने में बड़ा सीधा लगता है। अगर कोई मंत्री जिस पर गंभीर आरोप हैं लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है, तो भाई उसे अपना पद छोड़ना होगा। अकाउंटेबिलिटी तय करने का एक साफ सुथरा तरीका, ऐसा लगता है ना? पर कहानी असल में यहीं से शुरू होती है। तो चलिए, इस विधेयक की पूरी गहराई को समझने के लिए हम इन 5 मेन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। सबसे पहले, मंत्रियों के लिए ये नया नियम है क्या? फिर गिरफ्तारी की शक्ति से जुड़ा विवाद। उसके बाद 30 दिन की हिरासत वाली शर्त की असलियत क्या है? फिर देखेंगे कि स्पेशल लॉज में जमानत की क्या मुश्किलें हैं। और आखिर में इसके वो कौन से अनपेक्षित संवैधानिक नतीजे हो सकते हैं जिनके बारे में शायद सोचा भी नहीं गया। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला हिस्सा, आखिर इस विधेयक की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, इसका जवाब एक ऐसे सवाल में छिपा है जो दशकों से भारतीय राजनीति में गूंजता रहा है। असल मुद्दा ये है, जब कोई मंत्री जिस पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं वो अपने पद पर बना रहता है, तो यह जनता के सिस्टम में भरोसे को कमजोर करता है। ये जो संवैधानिक नैतिकता या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का विचार है, उसी पर एक सवालिया निशान लगा देता है। तो ये बिल आरोप और जवाबदेही के बीच की इसी खाई को पाटने की एक कोशिश है। तो ये काम कैसे करेगा? देखिए, ये बिल संविधान के 3 अहम आर्टिकल्स में बदलाव करेगा, और ये सिर्फ उन गंभीर अपराधों पर लागू होगा जिनकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा है। जैसे ही हिरासत में 30 दिन का कांटा पार होता है, एक पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। राष्ट्रपति या राज्यपाल प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री को हटा देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री खुद हिरासत में हैं, तो उन्हें इस्तीफा देना होगा, वरना उनका पद अपने आप खत्म हो जाएगा। ये अकाउंटेबिलिटी के लिए बनाया गया एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है। चलिए, अब इस विधेयक के पहले और सबसे विवादित हिस्से में आते हैं, गिरफ्तारी की शक्ति। यहीं पर जवाबदेही का जो नेक इरादा है, वो राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका से जाकर टकराता है। ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर ले आता है। अगर पुलिस को किसी गंभीर अपराध की सूचना मिलती है, तो क्या उसे आरोपी को गिरफ्तार करना ही पड़ता है? शायद हम में से ज्यादातर लोग सोचे, हाँ बिल्कुल, लेकिन कानून इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। जरा 1994 के सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले पर नजर डालिए। ये साफ कहता है कि गिरफ्तारी कोई ऑटोमेटिक प्रक्रिया नहीं हो सकती।
सिर्फ इसलिए कि एक अफसर किसी को गिरफ्तार कर सकता है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसे गिरफ्तार करना ही चाहिए। उसे ठोस कारण बताने होंगे। ये किसी व्यक्ति की आज़ादी और उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। और कानून खुद इस बात को सपोर्ट करता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में गिरफ्तार कर सकता है यानी मे अरेस्ट लिखा है, गिरफ्तार करेगा यानी शैल अरेस्ट नहीं। शब्दों का ये छोटा सा फर्क पुलिस अधिकारी को एक बहुत बड़ी डिस्क्रिशनरी पावर देता है। और अदालतों ने, जैसे अरनेश कुमार के मशहूर मामले में, इस पर और जोर देते हुए कहा है कि गिरफ्तारी के कारणों को लिखित में देना जरूरी है। मतलब विवेक नियम है, अपवाद नहीं। और अगर ऐसा लग रहा है कि ये सब तो बस किताबी बातें हैं, तो इस चौंकाने वाले आंकड़े को देखिए। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने पाया कि 1-2 नहीं बल्कि 60% गिरफ्तारियां, 60% या तो गैर जरूरी थीं या अनुचित। सोचिए जरा इस बारे में। मतलब आधे से ज्यादा बार गिरफ्तारी की शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। ये इसके गलत इस्तेमाल की भारी क्षमता को दिखाता है। तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? सीधी सी बात है, जब गिरफ्तारी एक फैसला है, मजबूरी नहीं, तब ये पॉलिटिकल चेस बोर्ड पर एक बहुत शक्तिशाली मोहरा बन जाती है। सिर्फ एक गिरफ्तारी, भले ही वो बाद में गलत ही क्यों न साबित हो जाए, वो किसी विरोधी मंत्री को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। ये एक संभावित हथियार है। अब हम विवाद के दूसरे स्तंभ पर चलते हैं, 30 दिनों की लगातार हिरासत की शर्त। यह एक और पहलू है जो इस बिल में जोखिम और जटिलता की एक और परत जोड़ता है। ये बिल एक टिक टिक करती घड़ी शुरू कर देता है, सिर्फ 30 दिन। एक हिरासत में लिए गए मंत्री के लिए इसका मतलब है कि अपना पद बचाने का एकमात्र तरीका है 1 महीने के अंदर अंदर जमानत हासिल करना। जरा सोचिए, ये पूरे न्याय सिस्टम पर कितना जबरदस्त दबाव डालता है। यहाँ की प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें डिफ़ॉल्ट बेल को समझना होगा। इसे एक तरह का सेफ्टी वॉल्व समझिए। ये कानून में आरोपी का एक अधिकार है। अगर पुलिस तय समय यानी 60 या 90 दिन में अपनी जांच पूरी नहीं कर पाती, तो आरोपी को जमानत पर रिहा होने का हक मिल जाता है, चाहे केस कितना भी मजबूत क्यों ना हो। और यहाँ पर यह विधेयक एक दीवार से जा टकराता है। ये 30 दिन की समय सीमा तय करता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट बेल के अधिकार को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देता है, जो 60 या 90 दिन बाद ही मिलता है। ये 30 दिन के नियम को एक तरह से तर्कहीन बना देता है, क्योंकि ये एक स्थापित कानूनी अधिकार को अनदेखा करता है। ये वैसा ही है जैसे किसी सड़क पर बीच में दीवार खड़ी कर देना, जबकि आगे जाकर एक कानूनी रास्ता पहले से मौजूद है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। क्या होता है जब मामला पीएमएलए, यूएपीए या एनडीपीएस जैसे कठोर स्पेशल लॉज के तहत दर्ज हो? यहाँ जमानत पाना मुश्किल से लगभग नामुमकिन हो जाता है। इन स्पेशल लॉज में जमानत के लिए ट्विन कंडीशंस यानी दोहरी शर्तें हैं। ये एक ऐसा पहाड़ है जिस पे चढ़ना लगभग नामुमकिन है। पहला, आरोपी को अदालत को यकीन दिलाना होगा कि पहली नज़र में वो निर्दोष है, और दूसरा, उसे ये भी साबित करना होगा कि अगर उसे जमानत मिली तो वो कोई और अपराध नहीं करेगा। ये सबूत का सारा बोझ उल्टा कर देता है। प्रोसिक्यूशन को आपका दोष साबित करने के बजाय आपको अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ती है, और वो भी सिर्फ जमानत पाने के लिए। ये तुलना इसे बिल्कुल साफ कर देती है। सामान्य कानून में आप तब तक निर्दोष हैं जब तक दोषी साबित न हो जाएं, लेकिन इन स्पेशल लॉज के तहत जमानत के लिए आप एक तरह से तब तक दोषी हैं जब तक आप अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर देते। यह न्याय के जो बुनियादी सिद्धांत है उनका पूरा उल्टा है। मनीष सिसोदिया का मामला इसका एक सटीक और असल उदाहरण है। उन्हें पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया। इस बिल के हिसाब से उन्हें मार्च 2023 में ही पद से हटा दिया गया होता, लेकिन असल में उन्हें जमानत पाने में लगभग 17 महीने लग गए। ये दिखाता है कि इन स्पेशल लॉज के मामले में 30 दिन की सीमा पार करना कितना आसान है, जिससे पद से हटाया जाना लगभग तय हो जाता है। चलिए अब थोड़ा पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखते हैं। ये विधेयक अनजाने में कौन सी संवैधानिक दुविधाएं और अनपेक्षित नतीजे पैदा कर सकता है। ये बिल एक मंत्री को एक ऐसे जाल में फंसा देता है जिसे हॉब्सन्स चॉइस कहते हैं, यानी एक ऐसी स्थिति जहां से निकलने का कोई सही रास्ता न हो। अगर मंत्री पद पर बना रहता है तो अदालत ये कहकर जमानत देने से मना कर सकती है कि भाई वो अपने पद का इस्तेमाल गवाहों को प्रभावित करने के लिए कर सकता है, लेकिन अगर वो जमानत की उम्मीद बढ़ाने के लिए इस्तीफा दे देता है तो उसने अपना पद तो वैसे भी खो दिया।
ये एक बंद गली है। और ये अनिश्चितता यहीं खत्म नहीं होती। किसी व्यक्ति की आज़ादी एक जज के व्यक्तिगत नज़रिए पर भी निर्भर कर सकती है कि वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं या राज्य की सुरक्षा को। साथ ही, जैसा हमने देखा, एक मंत्री का प्रभावशाली होना ही उसके खिलाफ एक दलील बन जाता है, जो एक ऐसा विरोधाभास पैदा करता है जहां शक्ति ही कमजोरी बन जाती है। तो अंत में सब कुछ ऐसे एक मौलिक सवाल पर आके टिक जाता है। एक तरफ हमारे नेताओं से जवाबदेही की मांग बिल्कुल जायज़ है, लेकिन दूसरी तरफ ये सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है कि कानून के औजार राजनीतिक बदले के हथियार न बन जाएं। हम ये संतुलन कैसे खोजें? शायद यही आज का सबसे मुश्किल सवाल है। हमारा चौथा और आखिरी संपादकीय विषय है पेरिस समझौते के 10 साल का सफर। देखिए, इस समझौते ने ना दुनिया को एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से अब पीछे मुड़ना नामुमकिन है। ये एक ऐसा बदलाव है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए इस पूरे सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आज की हमारी चर्चा 5 हिस्सों में होगी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पेरिस समझौते के 10 साल बाद आखिर हम पहुंचे कहां हैं। फिर हम देखेंगे कि कैसे हमने मिलकर क्लाइमेट कर्व यानी जलवायु की दिशा को मोड़ा। इसके बाद बात होगी नई ऊर्जा अर्थव्यवस्था की, जो अब एक हकीकत बन चुकी है। और हाँ, इसमें भारत की लीडरशिप वाली भूमिका क्या रही है, ये भी जानेंगे। और आखिर में हम नजर डालेंगे कि आने वाले COP30 के लिए 5 सबसे जरूरी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। तो पेरिस समझौते को पूरे 10 साल हो चुके हैं, एक दशक। ये सोचने का वक्त है कि हम आज हैं कहाँ। इन 10 सालों में दुनिया ने बहुत कुछ देखा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में कोई ठोस प्रगति हुई है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। और यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। क्या 10 साल बाद पेरिस समझौता अपने उस वादे पर खरा उतर पाया है जो उसने किया था, या ये सिर्फ एक कागजी वादा बनकर रह गया जिसने असल में जमीन पर कोई बड़ा बदलाव नहीं लाया? इसी सवाल के इर्द गिर्द हमारी पूरी बातचीत घूमेगी। देखिए, सच्चाई ये है कि दुनिया भर में बड़े बड़े वादे तो किए गए, लेकिन इसके बावजूद उत्सर्जन और तापमान दोनों ही चिंताजनक तरीके से बढ़ रहे हैं। और इसके भयानक नतीजे हम सब देख रहे हैं। सिर्फ दुनिया में ही नहीं, बल्कि अपने देश में भी। इस साल उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर में जो हुआ, वो इसका एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। इन तमाम चुनौतियों के बीच इस समझौते की एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक कामयाबी भी है। इसने पृथ्वी के गर्म होने की जो रफ्तार थी, उसकी दिशा ही बदल दी। आइए देखते हैं कि ये इतना बड़ा बदलाव आखिर हुआ कैसे। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। पेरिस समझौते से पहले दुनिया जिस रास्ते पर चल रही थी, वो हमें 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ले जा रहा था। सोचिए जरा, ये एक ऐसी तबाही का रास्ता था जिसके अंजाम की हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन पेरिस समझौते के बाद देखिए क्या हुआ। दुनिया भर के देशों की सामूहिक कार्रवाई ने उस खतरनाक रास्ते को मोड़कर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पर ला दिया। हाँ, ये अभी भी परफेक्ट नहीं है, लक्ष्य तो और भी नीचे का है, लेकिन 5 डिग्री की तबाही से 3 डिग्री पर आना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बहुपक्षवाद, यानी जब सारे देश मिलकर काम करते हैं तो वो काम करता है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हम मिलकर बड़े से बड़े संकट का रुख मोड़ सकते हैं। और यही चीज हमारे भविष्य के लिए एक उम्मीद जगाती है। चलिए अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, क्योंकि ये जो बदलाव है ना, ये अब सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा, ये एक आर्थिक हकीकत बन चुका है। पेरिस समझौते ने असल में एक नई ऊर्जा अर्थव्यवस्था की नींव रख दी है। सोचिए, आज से 10 साल पहले क्या था? अगर बिजली बनानी है तो सबसे सस्ता तरीका था कोयला या तेल जलाना। लेकिन आज दुनिया में लगभग हर जगह कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। सोलर, विंड, हाइड्रो, ये सब न सिर्फ जीवाश्म ईंधन से सस्ते हैं, बल्कि अब यही विकास और नई नौकरियों का सबसे बड़ा जरिया भी बन गए हैं। और यही बदलाव हम अपनी सड़कों पर भी देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बढ़ना इस बात का साफ संकेत है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से भी जीवाश्म ईंधन की विदाई होने वाली है। और इसका एक और बड़ा फायदा है, हमारे शहरों को मिलेगी साफ हवा। अब आते हैं भारत पर। इस पूरी ग्लोबल कहानी में भारत का किरदार सिर्फ एक हिस्सा लेने वाले का नहीं, बल्कि एक लीडर का रहा है। सच कहें तो भारत एक शानदार केस स्टडी है कि कैसे एक देश पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। और इसका सबसे बड़ा और सबसे चमकता उदाहरण है इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA।
इसकी सोच COP21 में ही पैदा हुई थी और इसे भारत और फ्रांस ने मिलकर शुरू किया था। मकसद साफ था, पेरिस की उम्मीदों को जमीनी कार्रवाई में बदलना। और इसका नतीजा देखिए, कुछ ही सालों के अंदर ISA 120 से भी ज्यादा देशों का एक ग्लोबल गठबंधन बन चुका है। इसका बस एक ही लक्ष्य है, पूरी दुनिया में हर कोने में सौर ऊर्जा को सस्ता और आसान बनाना। और देखिए, भारत सिर्फ दुनिया को रास्ते नहीं दिखा रहा, बल्कि खुद उन पर चलकर भी दिखा रहा है। हमने 2030 का अपना लक्ष्य 5 साल पहले ही हासिल कर लिया। आज हमारी 50% बिजली गैर जीवाश्म स्रोतों से आती है और इसी कम कार्बन वाले रास्ते पर चलकर हमें 2047 तक विकसित भारत और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य भी हासिल करना है। तो ये तो हुई अब तक की बात। अब आगे ब्राजील के बिलेम शहर में जो अगला COP30 होने वाला है, वहां पूरी दुनिया को किन चीजों पर फोकस करना चाहिए, इसके लिए 5 मुख्य प्राथमिकताएं सामने रखी गई हैं। तो ये 5 प्राथमिकताएं क्या हैं? पहली, हमें अपने लक्ष्यों को और बड़ा करना होगा और कार्बन उत्सर्जन को और तेजी से घटाना होगा। दूसरी, हमें यह पक्का करना होगा कि इस बदलाव की कीमत समाज के सबसे कमजोर लोगों को न चुकानी पड़े। तीसरा, हमें अपनी कुदरत को बचाना होगा, हमारे जंगल, हमारे मैंग्रोव्स, हमारे समंदर, ये सब बचाने होंगे। चौथा, इस लड़ाई में सिर्फ सरकारें नहीं, बल्कि कंपनियों को, शहरों को और हम जैसे आम नागरिकों को भी आगे आना होगा। और पांचवी और शायद सबसे जरूरी बात, इस रास्ते पर हमें डर से नहीं बल्कि उम्मीद के साथ आगे बढ़ना होगा। और आखिर में बस एक बात याद रखने वाली है, पेरिस में जो बदलाव की लहर शुरू हुई थी, उसे अब पलटा नहीं जा सकता। हाँ, रास्ते में रुकावटें आ सकती हैं, मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन ये सफ़र अब रुकने वाला नहीं है। ये अनस्टॉपेबल है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं, बल्कि हमारे और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुका है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।